देखो, अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे, सॉरी वर्ड की बात करेंगे, तो ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। ओके, जियो प्लस ग्राफिया टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओके, अब देखो ध्यान से, जो ये जियो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और जो ग्राफिया वर्ड है इसका मीनिंग होता है डेस्क्रिप्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्णन। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? सिंपल सी जो डेफिनेशन यहां से बनेगी भूगोल की, वो डेफिनेशन बनेगी, ध्यान से समझना, डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। हिंदी में इसी को कहा जाता है पृथ्वी का वर्णन करना। मैंने यहां स्टडी वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन वर्ड लिखा हुआ है। एक सेकेंड, डिस्क्रिप्शन वर्ड क्यों लिखा हुआ है इसके पीछे कारण है, क्योंकि हमें क्या करना है, कंप्लीट स्टडी करनी है, संपूर्ण अध्ययन करना है। मतलब कि संपूर्ण अध्ययन क्या ये हो जाएगा कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ है, यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है, अर्थ के सरफेस पर क्या है, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो अर्थ के सराउंडिंग में क्या है। बात को समझ पा रहे हैं आप? तीन तरीके से जब हम अर्थ को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो तब इसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसी को कहा जाता है ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी कि इसी को भूगोल कहा जाता है। बात बराबर है? इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, ये स्टडी है किस चीज की? स्टडी रिलेटेड टू, स्टडी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, study related to classification and distribution of earth। इस बात को मैं से भी कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ध्यान से, कहा जा सकता है इसको कि ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है पृथ्वी के वर्गीकरण और विश्लेषण का अध्ययन है ना? वर्गीकरण और विश्लेषण का अध्ययन है। ओवरऑल आपको स्टडी अर्थ को ही करना है, तो इसी सब्जेक्ट को कहा जाएगा क्या? आपका आंसर होगा ज्योग्राफी कहा जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये ज्योग्राफी वर्ड जो है ये किसने दिया था। तो याद रखना, इस वर्ड को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एराटोस्थनीज। इनका नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ने ये वर्ड दिया था, इसीलिए इनको क्या एक्सेप्ट किया गया है? इनको एक्सेप्ट किया गया है फादर। अब कुछ यहां पे आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं, एक वर्ड आपने सुना होगा फिजिकल ज्योग्राफी। सुना या नहीं? फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि इसको कहा जाता है भौतिक भूगोल। क्या कहा जाता है इसको? भौतिक भूगोल। एक होता है फिर यहीं पे ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। और एक होता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये तीसरा पार्ट होता है। जो ईवीएस आपके पेपर 1 में आता है ना, वो एक्चुअल में है ही ज्योग्राफी का पार्ट, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कोई टॉपिक शुरू करेंगे। कोई भी रैंडमली एक टॉपिक उठा के कंप्लीट करा देंगे। अगर मैं बात करूंगा फिजिकल भूगोल की, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी की या भौतिक भूगोल की, तो बहुत छोटी सी इन दोनों में डिफरेंस है और उसी से आप लोगों को याद भी रहेगा। एवरीथिंग विच प्रेजेंट ऑन अर्थ और रिलेटेड टू द अर्थ बट क्रिएटेड बाय नेचर। ओके, मतलब कि पृथ्वी से संबंधित कोई भी वस्तु है
पृथ्वी से संबंधित कोई भी वस्तु या पृथ्वी की सतह पर मौजूद है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आइलैंड्स जैसे द्वीप हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इन सब का निर्माण किसने किया है? ह्यूमन ने किया। सॉरी, इन सब का निर्माण किसने किया है? नेचर ने किया है। और जब इन सब का निर्माण नेचर ने किया है तो फिर इनको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब डिफरेंस समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बात करता हूं सॉइल, तो सॉइल की अगर हम बात करेंगे, मिट्टी की अगर हम बात करेंगे, आपको अच्छे से पता है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक पार्टिकल्स प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कार्बनिक पदार्थ और चट्टानों के छोटे छोटे कणों के मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी जो है वो भौतिक भूगोल का भाग है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। बट ह्यूमन जब उसको यूटिलाइज करता है तो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है। तो फिर एग्रीकल्चर किसका पार्ट हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर जो होगा वो पार्ट हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी का। आगे बात समझ में। सेम ऐसे ही मिनरल्स ऑलवेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉक्स विच फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। दैट्स व्हाई ऑल मिनरल्स आर द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, while industries, okay, while all industries are the part of human geography, because industry always established by the utilization of minerals. अगर मैं बात करूंगा आपसे उद्योग की, तो उद्योग किसका भाग होगा? आपका आंसर होगा उद्योग होगा मानव भूगोल का भाग। जबकि उद्योग में प्रयोग होने वाले लोहा है, तांबा है, सोना है, कुछ भी है, ये सब किसका पार्ट होगा? भौतिक भूगोल का होगा। क्या आप अंतर समझ पाए? प्लीज एक बार हाँ या ना कमेंट करो। तो मैंने लिखा है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आ जाएंगी? ऐसी चीजें आ जाएंगी जिनका क्रिएटर कौन है? नेचर, क्रिएटेड बाय नेचर। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पे प्रकृति द्वारा निर्मित, है ना। इसमें क्या आ जाएगा? प्रकृति द्वारा निर्मित। और मानव भूगोल में क्या आ जाएगा? क्रिएटेड बाय ह्यूमन। पॉपुलेशन है ना, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सेटलमेंट है जिसे बस्ती कहा जाता है, ये सब किसका पार्ट होंगे? तो आपका आंसर होगा ये सब पार्ट होंगे सर ह्यूमन ज्योग्राफी का। ओके। अब एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है? तो बहुत इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर ह्यूमन और नेचर के बीच में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, उनका जो एक कॉम्बिनेशन है, उनका जो एक सेटअप है, उनका जो एक चेन है, वही आ जाता है किसमें? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। यानी इसमें बेसिकली क्या डिफाइन किया जाता है? इसमें रिलेशन डिफाइन किया जाता है किस किस के बीच का? रिलेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है सर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। तो मैंने आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है वो बता दिया, ये वर्ड किसने दिया है वो बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मैंने इन तीनों में डिफरेंस बता दिया। ये बेसिक चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। चाहे वो आप सी टेट है, सुपर टेट है, केवीएस है, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक चीज आपको आना बहुत जरूरी है। अब आ जाती है कि जो सिलेबस है आप लोगों का, जब तक आप सी टेट, सुपर टेट, केवीएस इन एग्जाम की तैयारी करोगे, है ना, सुपर टेट तक की जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको सिलेबस में। सिंपल सा वर्ड मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें ये सब इंक्लूडेड होते हैं। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे भी ये तीनों सेक्शन चलेंगे, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे वहां पे भी ये तीनों सेक्शन चलेंगे। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ध्यान से समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्रेजी किड्स करके कमेंट आ रहा है, ऑक्सीजन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में आएगा क्या? ना, फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा ऑक्सीजन जो होगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और एटमॉस्फेयर जो है वो किसका पार्ट है? क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। और पूरी क्लाइमेटोलॉजी किसका पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ओके। हालांकि ऑक्सीजन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बायोलॉजिकली इसको प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन फिर भी इसको क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके। आपको अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मैं कई टॉपिक यहाँ पे लाइव आके करा चुका हूं, लेट्स लर्न पे भी करा चुका हूं और ऐप पे भी करा चुका हूं।
मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जो मैंने नहीं कराया, ना तो मैंने यहां यूट्यूब पे कराया, ना ही किसी फ्री डेमो में कराया है। नया टॉपिक उठाते हैं। ओके, आप लोग हेडिंग डालोगे आइलैंड्स। हिंदी में इसी को कहा जाता है द्वीप। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है और पूछ ही लेते हैं इसमें। सबसे पहली बात मेरी ये है कि जो आइलैंड है, इस आइलैंड की डेफिनेशन क्या होगी, आप किसे आइलैंड कहोगे। ओके, और इसके बनने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है आइलैंड के बनने के पीछे। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं बात करूंगा आपसे आइलैंड की, तो आइलैंड होगा क्या। अगर हम आइलैंड की बात करेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी, आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ पहले ज्योग्राफी का सिलेबस बता दो, उसके बाद टॉपिक कराना। ऐसा है कुछ, मैं इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बता देता हूं। आप लोगों ने कहा इसलिए करा रहा हूं, ये मत कहना सर कंफ्यूज हो गए। इंडियन ज्योग्राफी में देखो, सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होगा भारत का परिचय। एक्चुअल में है क्या ना, 1 घंटे की क्लास थी, मुझे लगा टॉपिक पढ़ा दो, बट कोई ना, सिलेबस समझ लो। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें लोकेशन पूछी जाती है, लोकेशन के साथ साथ इसमें बॉर्डर पूछा जाता है। आपसे किसी भी स्टेट के बारे में पूछ लेगा, और ये कॉमन ऐसा चैप्टर है जो आपका पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। सेकंड चैप्टर पे आता है माउंटेन। माउंटेन में क्या पूछता है, माउंटेन में पूछता है कि कोई भी माउंटेन की लोकेशन क्या है, और लोकेशन के साथ साथ आपसे पूछी जाती है माउंटेन पीक। आपसे कहेगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, आपसे पूछेगा नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपसे पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। कहीं की भी चोटी पूछी जा सकती है। अगला चैप्टर जो होगा वो होगा प्लेट्यू, जिसे कहा जाता है पठार। प्लेट्यू या पठार, यहां से पूछा जाता है कि कौन से प्लेट्यू से कौन से मिनरल्स यानी कि खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्लेट्यू के बाद, तो अगला पॉइंट होगा आपका आइलैंड्स, जिसे कहा जाता है द्वीप। आइलैंड पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गंगा सागर आइलैंड कहां पर है, न्यू व्हीलर आइलैंड कहां, सॉरी व्हीलर आइलैंड कहां पर है, न्यू मोर आइलैंड कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो फिर अगला आपका टॉपिक होगा प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान। यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, जहां हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी ये राज्य बसे हुए हैं, ये मैदान बना कैसे था, क्या कारण था इन मैदानी भाग के बनने का, और यहाँ पे कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। इतना जब आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपसे अगला टॉपिक पूछा जाएगा रिवर्स के बारे में, भारत की नदियां। नदियों के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला टॉपिक होगा आपका क्लाइमेट। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्लाइमेट वाला, और इसमें बेसिकली बात की जाती है किसके बारे में, कि भारत के कौन से क्षेत्र में कब कहां कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उस वर्षा के पीछे कारण क्या है। बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट के बाद, तो अगला चैप्टर जो पूछा जाता है वो है सॉइल। सॉइल में हमेशा टाइप पूछे जाते हैं, मिट्टी के प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, जूट का उत्पादन करने के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा अच्छी है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, यानी टाइप, लोकेशन और उसका क्रॉप्स। इसके बाद फिर जो नया चैप्टर होगा वो होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीधा सीधा पूछे जाते हैं क्रॉप्स के टाइप। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते होगे या जब आप एग्जाम दिया होगा आपने कोई भी, तो यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से, ध्यान से समझना, इनमें से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण है, कौन सा जायद की फसल का उदाहरण है, कौन सा रबी की फसल का उदाहरण है। या ऐसे पूछ लेगा
कि कौन सी फसल अक्टूबर के महीने में बोई जाती है, कौन सी फसल मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको फसलों का ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को फसलों से संबंधित क्रांतियां भी पढ़नी होती हैं, जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, गोल्डन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कौन करता है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, मक्का का उत्पादन कौन करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला चैप्टर होगा फिर इसके बाद आपका फॉरेस्ट। ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है, वनों के प्रकार। यहां पे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जो चंदन है वो किस प्रकार के वन का उदाहरण है। ठीक है, चंदन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ जो सागवान होता है वो कौन से वन के अंतर्गत आता है। आवनूस जिसे एबोनी कहा जाता है इंग्लिश में, वो किसके अंतर्गत आता है। फिर यहां से क्वेश्चन बनते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। या फिर आपसे पूछेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारे इंडिया का, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका हेड ऑफिस कहां है, कब बना था वो, कितने टाइम बाद वो रिपोर्ट जारी करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद फिर अगला टॉपिक जो होगा आपका वो होगा मिनरल्स। मिनरल्स वाला जो चैप्टर है काफी नॉलेज वाला है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, कोई भी मिनरल्स पूछ लेगा, हीरा, सोना, चांदी, तांबा है ना, माइका है, लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब का उत्पादन कहां होता है। आगे बात समझ में, इन सब का उत्पादन कहां होता है, कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, भारत में कौन सा स्टेट कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद फिर अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका सेंसस। सेंसस वाला टॉपिक जो है ये आपका कॉमन होता है, पेपर 1 में भी होता है, पेपर 2 में भी होता है। यहाँ पे सेंसस प्लस ट्राइब्स वाला टॉपिक होता है। इतने टॉपिक आपको क्लियर करने होते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। अब मैं आपको बताऊं, मैप वाला जो है ये भी मैं लेट्स लर्न पे करा चुका हूं, एक टॉपिक माउंटेन का भी करा चुका हूं, प्लेट्यू वाला भी टॉपिक मैं करा चुका हूं, लेट्स लर्न पे ही करा चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा था कि ये वाला टॉपिक नहीं कराया है तो इस वाले टॉपिक को उठा लेते हैं। सिलेबस समझ आ गया सारे लोगों के। अब मैं इस टॉपिक को शुरू कर सकता हूं। चलो, इंडियन ज्योग्राफी में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कम से कम इतना तो पढ़ ही लो। ये तो आपको आना ही चाहिए हर क्लास, मतलब हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चांदनी शर्मा का कमेंट है, सर इतने टॉपिक तो बीपीएससी में भी पूछता है। आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्चुअल में ज्यादातर एग्जाम का सिलेबस जो होता है वो कॉमन लिख देते हैं कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। फर्क बस इस बात का होता है ना, फर्क इस बात का होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। आपके एग्जाम में अगर माउंटेन वाले चैप्टर से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस इतना कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यही अगर टीजीटी पीजीटी वाले जो एग्जाम होते हैं वहां पे पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो काराकोरम रेंज है वो हिमालय की किस रेंज, हिमालय के किस भाग के अंतर्गत आता है और वो कब बना, कैसे बना। सेम ऐसे ही अगर बीपीएससी वाले एग्जाम पे चले जाओगे तो वहां हिमालय को रिलेट कर दिया जाएगा इकोसिस्टम से, हिमालय के इकोसिस्टम के बारे में पूछ लेगा या हिमालय के टेक्टोनिज्म के बारे में पूछ लेगा, लेकिन टॉपिक तो हिमालय ही हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ होगा हिमालय माउंटेन। अब कहां पे कितना कराना है वो चीज आपके टीचर को अच्छे से पता होती है। ओके, चलिए जी, तो यहां पे जो चैप्टर आपके सामने दे रखे हैं इन चैप्टर का एकदम बेसिक लेवल होगा। ऐसा नहीं है कि इनसे रिलेटेड थ्योरी भी कराई जाएंगी और बहुत ज्यादा डिटेल में खींचा जाएगा। उतना सटीक कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अननेसेसरी क्यों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ग्लोब से भी पूछता है जी बिल्कुल, लेकिन ग्लोब को हम लोग विश्व के भूगोल के अंतर्गत रखते हैं, यहां पे नहीं पढ़ा जाता उसको। ओके, अब आप लोग हेडिंग डालो आइलैंड्स। इसको कहा जाता है द्वीप। अगर मैं आइलैंड की बात करूंगा तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, आप सोचकर देखो। ये कोई पानी वाला भाग है,
और इस पानी वाले भाग में क्या हुआ, ध्यान से समझना, एक स्थल का भाग ऐसा हुआ जो ऊपर उठ गया पूरी तरह से, तो पानी में उठा हुआ स्थल क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। इसी को आइलैंड कहा जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब इस द्वीप के बनने की क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, मैंने क्या बताया आपको, अपलिफ्टेड लैंड पोर्शन इनसाइड द वाटर कॉल्ड आइलैंड्स, एंड आइलैंड्स ऑलवेज सराउंडेड बाई वाटर। पानी के अंदर, ध्यान से समझना, पानी के अंदर उठा हुआ स्थल का भाग द्वीप कहलाएगा, और जो द्वीप होगा उसकी कंडीशन होगी कि द्वीप हमेशा पानी से घिरा हुआ होगा। बात क्लियर है यहां तक। अब आप सोच कर देखो ये द्वीप कैसे बन सकता है। दो कंडीशन से बन सकता है ये जो द्वीप है। मानकर चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मानकर चलो मैं मान लेता हूं ये पानी का गिलास है, ठीक है। अब ये पानी का गिलास अभी बिल्कुल नीचे, आपको कैमरे में से नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स अप्लाई जो हो रहा है वो नीचे से अप्लाई हो रहा है, जिससे कि ये ग्लास ऊपर उठकर आ रहा है। तो ऐसे बल जो नीचे की तरफ से लगते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोजेनेटिक फोर्स। तो इस आइलैंड के बनने का एक कारण तो हो सकता है एंडोजेनेटिक फोर्स, बोलो हाँ या ना। एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ से कोई फोर्स लगा और इससे ये ऊपर उठा पानी से बाहर निकल गया। तो पहला कारण तो हो सकता है एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब वही है कि अगर आपको खाना खाना है और ढाबा बोलने में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हो जी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। मतलब कहने का यह है कि नीचे की तरफ से बल लगा। अगर ये बात न बोलकर आपको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करके बोलना है तो आप बोलोगे उसको एंडोजेनेटिक फोर्स। इससे पता चलेगा कि हाँ आपको बेहतर नॉलेज है आइलैंड्स फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो बस उतना ही अंतर है, ढाबा और रेस्टोरेंट में जो अंतर है, मिलना दोनों जगह खाना ही है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। एंडोजेनेटिक फोर्स, और इसी को कहा जाता है अंतर्जात बल, यानी अंदर की तरफ से लगने वाला बल। तो एक तो अंदर की तरफ से लगने वाले बल की वजह से आइलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है, बोलो हाँ या ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, मानकर चलो यहां पे कुछ चीज लगातार लगातार यहां पे जमा हो रही थी। कोई भी चीज हो सकती है, कूड़ा करकट, ईंट पत्थर जूते चप्पल, कुछ भी यहां जमा होता चला जा रहा है, बार बार जमा हो रहा है, बार बार जमा हो रहा है। तो इसको कहा जाएगा डिपोजिशन। इसको क्या कहा जाएगा, डिपोजिशन। और इसी को ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है निक्षेपण, या इसी को कहा जाता है जमाव। तो जमाव से भी तो आइलैंड बन सकता है, हाँ या ना। याद रखना डिपोजिशन के प्रोसेस से जो आइलैंड बनते हैं वो या तो होते हैं कोरल आइलैंड या फिर होते हैं वो रिवर आइलैंड। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, कमेंट करो हाँ या ना, सुना या नहीं। आपने एक नाम सुना होगा माजुली रिवर आइलैंड। तो अगर हम माजुली रिवर आइलैंड की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जब ऊपर से उतर कर आती है नीचे की तरफ तो असम वाले क्षेत्र में अवसादों का जमाव करती है। उसी से विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है जिसका नाम माजुली है, जो असम का एक जिला भी है। आगे बात समझ में, जो क्या है, असम का एक जिला भी है। तो माजुली रिवर आइलैंड जो बना है वो किस प्रोसेस से बना है, वो निक्षेपण से बना हुआ है। एंडोजेनेटिक प्रोसेस से कौन सा बना हुआ है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो भाई सब इंटरनल फोर्स अप्लाई हुआ, स्थल ऊपर उठ गया, उसी को अंडमान निकोबार कहा गया। लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो एक समुद्री जीव होता है जिसे कहा जाता है कोरल, या जिसे कहा जाता है मूंगा। तो जो समुद्री जीव कोरल या मूंगा होता है वो एक्सपायर हो गया, वहीं के वहीं उसकी हड्डी वगैरह सब बिखर गई, दोबारा से और आए और मर गए, और आए और मरते चले गए। वो सब एक जगह इकट्ठे होते चले गए, एक जगह इकट्ठे होते चले गए और बड़ा रूप धारण कर लिया, उसी से आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एंडोजेनेटिक प्रोसेस से कहां के आइलैंड बने हैं, तो आपका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के। आगे बात समझ में, कहां के बने हुए हैं, आंसर होगा आपका बंगाल की खाड़ी के। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डिपोजिशन प्रोसेस से कहां के आइलैंड बने हुए हैं, तो आपका आंसर होगा अरेबियन सी के। कहां के, अरेबियन सी के, यानी कि अरब सागर के।
बात समझ आई आपको? क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया का मैप बनाकर वहां पे समझते हैं कि जो आइलैंड्स हैं वो कहां कहां हैं, आगे बात करते हैं। ओके, एंडोजेनेटिक का मतलब समझ आ गया। इंटरनल फोर्स जब अप्लाई होता है तो उसी को एंडोजेनेटिक बोला जाता है। मैं इसको रफ कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से, एक बार और समझा देंगे मैप पे। हाँ जी, अब यहां पे देखो आप, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे आइलैंड्स जो है वो कौन सा आइलैंड कहां पे है, बहुत ध्यान से सुनना समझना। यहां अगर हम बात करेंगे इस मैप पर तो आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूंगा तो यहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर की अगर मैं बात करूंगा तो इधर क्या है सर, अरब सागर। क्लियर है? देखो ध्यान से, यहां पे जो कंट्री पड़ता है उसका नाम क्या है, आपको अच्छे से पता है, म्यांमार। ठीक है, कौन सा कंट्री है, म्यांमार। तो यहां पे एक हमारा ये आइलैंड ग्रुप भी है, या फिर आप कह सकते हो आर्कीपेलागो है, जिसे कहा जाता है अंडमान निकोबार। मैं नाम लिख दूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार। क्लियर? यहां पे एक आइलैंड पड़ता है, इस आइलैंड का नाम क्या है, इसका नाम है गंगा सागर। क्या नाम है इसका, गंगा सागर। यहां पे एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम क्या है, एपीजे कलाम आइलैंड है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कलाम द्वीप। क्लियर है जी, कलाम द्वीप हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां बांग्लादेश की सीमा पर एक आइलैंड पड़ता है, न्यूमोर आइलैंड है, वो डूब चुका है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं अगर हम बात करेंगे इधर की तरफ, यहां पे कौन सा आइलैंड है, तो आपको अच्छे से पता है कि यहां पे पड़ता है जी लक्षद्वीप। और जो ये लक्षद्वीप है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये अरब सागर में है। और यहां पे एक आइलैंड पड़ता है जो जिस पर पूरी मुंबई बसी हुई है, इसको कहा जाता है सालसिट आइलैंड, सालसित द्वीप। बात क्लियर है यहां तक? एक एक करके इन सबके बारे में समझते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि जो अंडमान निकोबार है या जो भारत के पूरे द्वीप हैं, इस पे एक और डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल आइलैंड कितने हैं इंडिया के, टोटल आइलैंड अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये हैं लगभग 10,000 से भी ज्यादा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाते हैं मेजर आइलैंड, मेजर आइलैंड का मतलब क्या है, मेजर आइलैंड का मतलब है ऐसे आइलैंड जो कि रेनफॉल सीजन आने के बाद भी पानी में पूरी तरह से न डूबे, वो दिखाई दे हमें। ऐसे आइलैंड की संख्या है केवल और केवल 247, जिसमें से अरब सागर में जो आइलैंड है वो है केवल और केवल 43, जबकि बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 204। और बंगाल की खाड़ी के आइलैंड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, टेक्टोनिज्म से हुआ है, यानी कि विवर्तनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। इतनी बात क्या आपको समझ आ रही है? एक एक करके आइलैंड पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अंडमान निकोबार उठाता हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे अंडमान निकोबार। समझ तो आ रहा है ना सभी लोगों को? अंडमान निकोबार, देखो अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, हमारे इंडिया का यूटी है। शॉर्ट में लिख दूं, यूटी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया का, दैट मीन्स ये जो अंडमान निकोबार है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहां की खुद की अपनी राज्य सरकार नहीं है, केंद्र के अंडर में ये रहता है। अंडमान निकोबार की अगर मैं आगे बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसकी कैपिटल क्या है,
कैपिटल या राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर पे क्वेश्चन आता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार के कौन से भाग पर है? एक्चुअल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? अ फ्लो ऑफ वाटर विद लो वेलोसिटी एंड लो वॉल्यूम। बहुत कम पानी बहुत धीरे धीरे करके गति कर रहा है और नैरो भी है, तो उसको चैनल कहा जाएगा। और चैनल हमेशा लैंड पोर्शन को सेपरेट करने का काम करता है। और ध्यान से समझना, चैनल अलग अलग हैं, जैसे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, वो सब आपके यहां पे आ जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा पोर्ट ब्लेयर की, तो पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो ये पड़ता है साउथ अंडमान पे। ये कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा साउथ अंडमान पे है पोर्ट ब्लेयर। आगे अगर मैं बात करूंगा पोर्ट ब्लेयर की, तो यहां पर एक जेल है जिसका नाम क्या है? सेलुलर जेल है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? यहां सेलुलर जेल में दी जाती है काले पानी की सजा। दी जाती थी काले पानी की सजा, अभी नहीं, अभी तो यहां पे टूरिज्म के लिए फेमस है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी पोर्ट ब्लेयर पे एक यहां का एयरपोर्ट पड़ता है जिसका नाम है शावरकर एयरपोर्ट। यहां पर क्या है? सावरकर एयरपोर्ट है। बात बराबर है। अब ध्यान से सुनना, जो अंडमान निकोबार है इसमें क्या खास है? मैं इधर का थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और यहां पे समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहता है अंडमान निकोबार के बारे में, और वो क्वेश्चन क्या है इसको एक बार समझते हैं। यहां से ये इस टाइप से यूं एक कंट्री शुरू हो जाएगा यहां पे, इसी कंट्री को नाम दिया जाएगा म्यांमार। ठीक है जी। इसके बाद फिर आगे यहां पे और यहां पे नीचे की तरफ एक दूसरा कंट्री होगा, इस कंट्री को कहा जाता है इंडोनेशिया। बराबर है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूंगा इस अंडमान निकोबार की, तो इस अंडमान निकोबार के इधर क्या है? ईस्ट में क्या है? तो यहां पे पड़ता है अंडमान सी। ईस्ट में क्या पड़ता है? अंडमान सी। बराबर है। इसके इधर वेस्ट में क्या है? मैं यहां BOB लिख देता हूं, दैट मींस बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब ध्यान से सुनना, अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेट निकोबार। और जो ये अंडमान निकोबार है, इसका जो सबसे ऊपर का भाग है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट जो है ना, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? इस नॉर्थ मोस्ट पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है नॉर्थ अंडमान। क्या कहा जाता है? नॉर्थ अंडमान। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, मैं अगर बात करता हूं अंडमान निकोबार के नॉर्थ की, तो नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? म्यांमार। और अगर मैं बात करता हूं आपसे साउथ की, तो साउथ में कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा इंडोनेशिया। क्लियर है? अभी अलग किससे होते हैं, है ना, अलग किससे होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पे एक जल का बहाव है, वाटर फ्लो है यहां पे, और यहां पे भी एक वाटर का फ्लो होता है, और इसी वाटर फ्लो को कहा जाता है चैनल। आगे बात समझ में? मैंने आपको बताया अभी कि अंडमान निकोबार के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है ये, तो आपका आंसर क्या था? म्यांमार। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार दोनों के बीच में क्या है? यहां पे दोनों के बीच में है कोको चैनल। कौन सा चैनल है? कोको चैनल। बराबर है।
और अगर मैं बात करूंगा यहां पे इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में क्या है, तो यहां पर है ग्रेट चैनल। समझ आया नहीं है? अब आपसे क्वेश्चन अगर यह पूछा जाता है कि ग्रेट निकोबार का नियरेस्ट कंट्री कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये करियर विल के सबसे खड़ूस मास्टर हैं, पर पढ़ाते अच्छा है। पढ़ाता अच्छा हूं ना, आप खुद बोल रहे हो, बस इट्स ओके। बाकी अब खड़ूस बोलो कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेट निकोबार का सबसे नजदीक देश कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया को, या अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है, तो आपका आंसर होगा जो चैनल अलग करता है वो है ग्रेट चैनल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होगा कोको चैनल। आंसर क्या होगा आपका? कोको चैनल। ठीक है जी, कौन सा होगा? कोको चैनल। समझ आ गया यहां तक? मैं मान लेता हूं समझ आ गया होगा, क्योंकि डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। इसको हटा देते हैं, अभी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार की बात चल रही है। ओके जी, तो फाइनली हमें क्या पता चला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अंडमान निकोबार के ईस्ट में क्या है? अंडमान सी। वेस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ में क्या है? कोको चैनल। साउथ में क्या है? ग्रेट चैनल। नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? म्यांमार। साउथ में कौन सा कंट्री है? इंडोनेशिया। साउथ में कौन सा कंट्री है? इंडोनेशिया। ठीक है। अब आप ये मानकर चलो कि इसी मैप को हमने जूम कर लिया और इसको हम इधर ले आए। ओके, इसको जूम कर लिया और इसको हम इधर की तरफ ले आए, तो देखो ये कैसे होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे एक चैनल होगा, और ये जो चैनल होगा, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। इस 10 डिग्री चैनल से ऊपर ऊपर का जो पूरा भाग है इसको कहा जाएगा अंडमान, और जो नीचे का भाग है इसको कहा जाएगा निकोबार। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होगा अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अब बात यह जाती है कि इसको 10 डिग्री क्यों कहा गया, 9 डिग्री क्यों कहा गया। ये उस टाइम के साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड किया कि किसी ने तो पर्टिकुलर नाम ही रख दिया कि भाई ये कोको चैनल है, ग्रेट चैनल है, इंग्लिश चैनल है। कुछ साइंटिस्ट ने जो यहां से लैटिट्यूड लाइन पास होती है या जितने डिग्री पर स्थित है उस डिग्री के आधार पे नाम रख दिया। ठीक है, तो ये उनका अपना पर्सनल थॉट था, बट हाँ इसका नाम डिग्री के बेस पर पड़ा हुआ है। ओके, चलिए जी, अब ध्यान से सुनना। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ऊपर कौन सा अंडमान आता है? नॉर्थ। उसके बाद फिर कौन सा आता है? मिडिल। फिर कौन सा आता है? साउथ। फिर कौन सा आता है? लिटिल। अब यहां से शुरू हो गए निकोबार। ये है कार निकोबार, पूरा नाम लिख दो। फिर आता है लिटिल निकोबार। उसके बाद फिर आता है ग्रेट निकोबार। अब इन सभी पर क्या क्या खास है, बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूंगा इसी में, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है नॉर्थ अंडमान, मतलब ये वाला, ठीक है ना, इस वाले की बात कर रहे हैं।
इस पूरे के पूरे अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक। ओके, इसका नाम क्या है? सैडल पीक। तो इस वाले भाग पर एक तो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम क्या है? सैडल पीक। और सैडल पीक जो है इसकी हाइट कितनी है? 739 मीटर। तो ये सबसे ऊंची चोटी हो गई यहां की। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो अंडमान निकोबार के किस भाग पर है, आपका आंसर होगा नॉर्थ अंडमान पे। बराबर है, आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ अंडमान पे। बराबर है यहां पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी नॉर्थ अंडमान पे और क्या है, आपका आंसर होगा इस नॉर्थ अंडमान पे और पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सदाबहार वन, मतलब कि ऐसे वन जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ये वन कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ अंडमान पे पाए जाते हैं। क्लियर है? मिडिल अंडमान की अगर हम बात करेंगे तो समथिंग अबाउट यहां पे एक वॉल्केनो पड़ता है जिसका नाम है वैरन आइलैंड। आप लोगों ने सुना होगा, इसे कहा जाता है वैरन द्वीप। सुना है? वैरन द्वीप। बैरन द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हमारे इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो साउथ एशिया, सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर आपसे यह पूछ ले कि जो ये बैरन द्वीप है इसमें लास्ट टाइम इरप्शन कब हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब इसमें इरप्शन हुआ है वो हुआ है 2017 में, 2017 में हुआ। ठीक है ना? 2017 में क्या हुआ था? यहां पे लास्ट ब्लास्ट हुआ था। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। साउथ अंडमान पे मैंने आपको क्या बताया? साउथ अंडमान की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा साउथ अंडमान के इधर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है न्यू सेंटिनल। कौन सा आइलैंड पड़ता है? न्यू सेंटिनल। और इस न्यू सेंटिनल आइलैंड पे एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सेंटिनलीज। और सेंटिनलीज इतने खतरनाक हैं कि भाई साहब पूछो ही मत। आज भी उन लोगों का विकास नहीं हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है। आगे बात समझ में? उनको किसी के बारे में जानने से कोई मतलब नहीं है, और वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी दुनिया में हम लोग जाकर वहां पे दखलंदाजी करें। तो ऐसा कहा जाता है कि जब 2000 मतलब अंग्रेजों ने पूरा का पूरा जो ये आइलैंड था इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, पूरे के पूरे आइलैंड को इन्वेडेड कर लिया था, बट सेंटिनलीज को नहीं कर पाए थे। जैसे अंग्रेज यहां पहुंचे थे ना भाई साहब, काम कुछ होता नहीं, पूरे दिन बांस जो होता है, बंबू जो होता है, उसी को घिस घिस के ये तीर बना लेते हैं, बहुत नुकीले वाले, और पेड़ों पे रहते हैं। जैसे कोई इनकी दुनिया में प्रवेश कर जाता है भाई साहब, पता ही नहीं चलता, ऊपर से एकदम दे तीर और दे तीर, खत्म। नाम के पीछे था लगवा देते, इंसान तो बढ़िया था, गलत जगह घूमने चला गया था। तो ये जो है फेमस है किस चीज के लिए? इनको वोमैन कहा जाता है, धनुषधारी कहा जाता है। ऐसा कुछ भी कहा जाता है इनके बारे में कि जब 2004 की सुनामी आई थी उस टाइम सरकार की जो टीम सहायता करने के लिए गई थी उस टीम पे ही इन्होंने अटैक कर दिया था। आगे बात समझ में? उस टीम पर ही क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। ओके, अच्छा ये कमेंट आया है इनका, ये ठग हैं और कुछ नहीं है। आपको लगता है ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि ठग हैं कुछ नहीं है? मैंने 1 घंटे के करीब क्लास में पढ़ाया, मैंने कभी आपसे कुछ भी कहा कि ये बैच है, वो बैच है, इतने का बैच है, ऐसा है वैसा है? मैंने कुछ भी नहीं कहा, सीधा के सिलेबस समझाया और टॉपिक पढ़ाया। फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगता है आपको थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले, है ना? अच्छा चलो मान लो हमसे मत पढ़ो, हमारी टीम से मत पढ़ो, कहीं तो पढ़े होगे आप। जो आपने शब्द लिखा है ठग, कहीं से तो सीखा होगा आपने। आपको एग्जाम की तैयारी करनी, मत पढ़ो हमसे, आपको जो बेहतर लग रहा है किसी से तो पढ़ने जाओगे, उसको भी ऐसे ही बोलोगे।
अगर उसको भी ऐसे ही बोलोगे ना तो मुझे लगता है कि फिर आपके ब्रेन में ही टेक्निकल फॉल्ट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते भाई, टॉपिक पर आ जाते। न्यू सेंटिनल आइलैंड जो यहां पे चला गया था अमेरिका का एक नागरिक जिसका नाम था चाउ। चाउ को पकड़ लिया था भाई साहब, वहीं पे मार पीट के फिट कर दिया, मार दिया था, मर्डर कर दिया था उसका। तो तब फिर आइलैंड ज्यादा हाईलाइट हुआ था। आगे अगर हम बात करेंगे तो साउथ अंडमान के इधर 3 आइलैंड हैं, और जो 3 आइलैंड हैं इनके नाम हुआ करते थे नील, एक का नाम हुआ करता था हैवलॉक, और एक का नाम हुआ करता था रॉस। तीनों के नाम चेंज कर दिए यहां पे। जो नए नाम है, नील का नाम कर दिया गया है क्या, तो आपका आंसर होगा शहीद। हैवलॉक का नाम कर दिया गया है स्वराज, और रॉस का नाम कर दिया गया है बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो याद रखना ये न्यू नेम है। जितना पढ़ा रहे ना आपको, इतना कवर कर लोगे ना, तो आप कभी भी अंडमान निकोबार का क्वेश्चन देखोगे ना, आपके अंदर से फीलिंग आएगी, है ना, आपके अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने कुछ बहुत कुछ सीखा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगर हम साउथ अंडमान से और नीचे की तरफ आएंगे तो कार निकोबार आ जाएगा, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। जो लिटिल निकोबार है यहां पे एक जनजाति रहती है जिसे कहा जाता है सोमपेन। सोमपेन जनजाति रहती है यहां पे, और ये सोमपेन जनजाति जो है इसको कहा जाता है मैन ईटर ट्राइब। और भाई साहब ध्यान से सुनना, ये सोमपेन लिखा हुआ है, एक सैम्पेन भी होता है, शैम्पेन जिसे बोलते हैं, सुना है शैम्पेन? शैम्पेन ग्रेप्स वाइन होती है, जो वर्ल्ड्स मोस्ट डिमांडेड वाइन है, जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा फ्रांस करता है। और फ्रांस इस वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए इटली से अंगूर मंगाता है कि आपसे नहीं होगा, हम बनाएंगे, अंगूर दे जाओ। ठीक है, तो वो पीने का सिस्टम है, वो वाइन है, जबकि ये मैन ईटर ट्राइब है। पता चला गलती से भी कोई शैंपेन पी के इधर घूमने चला गया, काम तमाम भाई साहब, ब्रेकफास्ट में ही खत्म कर देंगे ये लोग। आगे अगर हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार की, तो ग्रेट निकोबार पे क्या पाया जाता है, यहां पे मिलता है इंदिरा पॉइंट, जो हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है, यानी कि हमारे इंडिया का ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। इतना पढ़ लीजिए आप अंडमान निकोबार के बारे में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो जो मैंने आपको बताया। वन लाइनर पॉइंट, लास्ट में वन लाइनर पॉइंट जो है मैं वो रिपीट कर रहा हूं, आप कुछ ना करो तो वो पॉइंट जरूर अपनी कॉपी पे लिख लेना। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है, आपका आंसर क्या होगा, ग्रेट चैनल। अंडमान निकोबार और म्यांमार को कौन अलग करता है, आपका आंसर होगा कोको चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, आंसर होगा आपका 10 डिग्री चैनल। कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर किस पार्ट पर है, तो आपका आंसर होगा साउथ अंडमान पे। अंडमान निकोबार के कितने आइलैंड के नेम बदले गए हैं, तो आपका आंसर होगा 3 आइलैंड के, नील, हैवलॉक और रॉस के शहीद, स्वराज और बोस आइलैंड कर दिया गया है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सैडल पीक। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है, जो अब तक पूछा जाता है ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि जो अंडमान निकोबार है, सॉरी बैरन आइलैंड पे आया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कहां पर स्थित है, ये है मिडिल अंडमान के ईस्ट में है, जबकि साउथ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में है, और ये यहां से 100 मतलब पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है ना, 140 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है पोर्ट ब्लेयर से। आप लोगों को समझ आया अंडमान निकोबार? किसी की कोई समस्या हो तो बताओ। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, फिर दूसरी क्लास है मेरी। और मस्त रहा करो, पढ़ते रहा करो, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अंदर हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि भाई सामने अगर मैं पढ़ाने आ रहा हूं, कोई पढ़ाने आ रहा है, उससे हमारा क्या फायदा हो सकता है, वो चीज पे हमें ध्यान देना है।
और मैं फिर आप लोगों से एक बात कहकर जा रहा हूं, मैं जितने भी अब तक लगभग पिछले 3 साल में जितने भी मैंने टीचिंग के बैच में पढ़ाया है, ज्यादातर स्टूडेंट का ये डिमांड रहती है कि सर हमें कम से कम पढ़ाओ, आप ज्यादा मत पढ़ाओ। लेकिन टीचर की उस टाइम पे थोड़ी मजबूरी सी भी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो और थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करो। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो गया है, आपको पता है कि कोई भी जर्नलिस्ट माइक लेके पहुंच जाता है स्कूल में ही, बताइए जी भारत का राष्ट्रपति कौन है। अब मास्टर साहब इधर उधर देख रहे हैं, नहीं पता। आप सोच कर देखो, आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद टीचर बन जाओगे और फिर कोई भी आ जाता है गलती से भी, तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए उसका माइक अपने हाथ में लेके उल्टे उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दो, और लास्ट में आके इतना उसको कर दो कम से कम कि उससे कह पाओ कि भाई कुछ तैयारी कर ले, क्यों जर्नलिस्ट बन गया है क्यों। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जब ये एक एडवांस लेवल की नॉलेज होगी टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आप स्टूडेंट को भी एक बेहतर नॉलेज दे पाओगे आप। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दिन यूट्यूब की क्लास में, बाकी ऐप पे तो क्लास चल ही रही है। आज एक टॉपिक मैंने पूरा करा दिया है, बाकी आपको जो मैंने पहले भी बताया कि जो ये शुरू में मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये भी लेट्स लर्न पे है, माउंटेन वाला ये भी है, प्लेट्यू वाला ये भी है, ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था। फिर कभी जब क्लास लेंगे तो इसी टॉपिक में जो बचे हुए हैं उन सबको पूरा कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आप ऐसे जुड़े रहिए। नमस्कार।